हेलो सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। मैं हूं अजिताभ और प्रोग्राम है अंतर्मन। और आज मेरे साथ है मिस्टर दिलीप बोरकर, जो है गोवा से बहुत ही ज़बरदस्त साहित्यकार, पोएट और डायरेक्टर, राइटर, बहुत कुछ। तो आइए मिलते हैं उनसे, उनका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम पे जिसका नाम है अंतर्मन। दिलीप साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज आप आए हैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल में। यस सर। तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया फेस्टिवल है। मैं हर साल यहाँ आता हूँ। इस साल ये माहौल ज़रा बड़ा है और बहुत लोग मिले यहाँ, बहुत बड़े साहित्यिक मिले हैं। और ये 2-4 दिन मैं यहाँ हूँ और लोगों के साथ हर जगह साहित्यिक मिल गए, पोएट मिल गए, ड्रामेटिस्ट मिल गए और ऐसा लगा है कि ये हमारी एक अलग ज़िंदगी है। एक्शन। आमतौर पर दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं और वो अपनी खुद की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन ये जो माहौल है यहाँ का वो ज़रा अलग तरह का माहौल है। क्योंकि जीना कैसा है, ज़िंदगी क्या होती है, ये सिखाने वाला ये माहौल है। हमें हर पल कैसा जीना चाहिए, ये बात हमें इस साहित्यिक माहौल में हमें चाहिए। यहाँ कितने सारे लोग, जब हम भारतीय कहते हैं तो भारतीय साहित्य के यहाँ हाजिर हो गए हैं। और इस भारतीय साहित्यकों में अलग अलग लोग होते हैं, लेकिन उनकी सोच एक होती है और वो सोच जो है इंसानियत है। आज हम देखते हैं कि इंसानियत के बावजूद सब कुछ होता रहता है और जो हमारा टॉलरेंस जो है वो भी चली गई है। लेकिन यहाँ जो है हम एक विचार पर विचार करने आए हैं और अलग अलग राज्यों के यहाँ आए हैं। तो हम ये 4 दिन यहाँ थे, बहुत बढ़िया मज़ा आ गया। लोग मिले, बहुत सारे लोग मिले और ज़िंदगी क्या होती है, कैसे जीना चाहिए और साहित्य में, कला में कैसे जीना चाहिए, ये बातें हमें यहाँ पता चला है। एक्शन सर। सो हम यहाँ आए हैं, हमें लोगों को देखा है, बहुत सारे साहित्यिक मिले हैं और जो हमारे बुजुर्ग लोग साहित्यिक जो यहाँ आपको दिखाई देते, यहाँ सब लोग, यहाँ से बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता था। यहाँ मेरे अच्छे दोस्त नामवर सिंह है, वहाँ गोवा के रविंद्रनाथ केलेकर है जो ज्ञानपीठ अवार्ड, उन्हें पहला ज्ञानपीठ मिला है। ये सारे लोग हमारे यानी बुजुर्ग लोग हैं और इन्होंने जो कुछ लिखा है, इन्होंने जो कहा है, वो सुनकर, वो पढ़कर हम अच्छी तरह जीना जीते हैं। चलो हम यहाँ गए, यहाँ आपको मेरे एक अच्छे दोस्त को मिलवाता हूँ। ये हमारे नमस्कार, दोस्त डॉक्टर नमस्कार। शाद कश्मीर के हैं, साहित्य एकेडमी के कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे वाह। कश्मीर के बहुत बड़े कवि हैं और मेरे एक निजी दोस्त है। तो एक छोटी सी कविता हो जाए कश्मीरी में, अगर आप चाहें तो। उसके बाद मैं कोंकणी में सुनाऊँ। नमस्कार सर, मेरा नाम अजिताभ है और मैं प्रोग्राम चलाता हूँ जिसका नाम है अंतर्मन। और आज जी जी दुपुनता दर्द गामस कज्जि प्रानी पट येरा ऐल जमानुक थोप तो दोप आलो दपां गो चेर बह क्या वनस मे ओसुन आस्तानस कथ पतिम करने तो दश मुसरन तो दितनम शाद रमजान कसम खुद फेर बह क्या वनस। इसके माने ये हैं, ये एक ख्याल से महबूब, उससे मुखातिब है शायर। तो ये कह रहा है कि मैंने आपको पाने के लिए बहुत अनतक कोशिश की, तो आखिरकार जो हमारा अस्थापन होता है, अस्थापन समझते हैं आस्ताना, तो उसके गिर्द मैं घूम रहा हूँ, चक्कर काट रहा हूँ ताकि आप मुझे मिलोगे और धागा मैंने बांध लिया उसके लिए। तो आखिरी जो धागा 7 दिन के बाद जब धागा खोलना था तो कुछ मैंने ऐसी न्यूज़ सुनी तो मैं तो वापस आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है। इस तरह कश्मीरी साहित्य जो है, कश्मीरी शायरी जो है, लल से लेकर यानी लल दद और मुंदरिश से लेकर आज तक जो है तो बहुत खूबसूरत शायरी है और ख़ासकर मिस्टिक आइडियाज़ वहाँ हैं। तो मेरे दोस्त हैं, हम मिले हैं पहली बार वहाँ पर बनारस में, हम एक साथ थे, मुशायरे में थे। तो तब से ये हमारे दोस्त हैं और बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े राइटर हैं। खासकर वो सबसे बड़ी बात है, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग है। यस। तो मेरे घर आए हैं तो उस दिन ईद थी, तो हमने भी सब्ज़ी पकाई फिर, क्योंकि ये मैंने कहा कि मैं
ये मटन नहीं खाता हूँ तो हमें भी सब्ज़ी पकानी पड़ी ईद के दिन। तो हमें बहुत अच्छा लगा इनके साथ मिलकर है। और ख़ासकर इंसान सीखता है कि कल्चर और ट्रेडिशन जो आपस में होता है, इंसानी जो मामला होते हैं उनको एक दूसरे से मिलकर इंसान कुछ सीखता है। और सबसे बड़ी आखिरी बात मैं कहूँगा, साहित्य अकेडमी का हमें राइटर्स इनका शुक्रगुजार रहना चाहिए कि इन्होंने हमेशा ऐसे नहीं, पिछले 70 वर्ष में अदीबों को एक जमा करके बहुत कुछ दिया है। और आज का जो ये मेला है फ्लावर्स का, दुनिया का सबसे बड़ा अदबी मेला है, तो हम भी इसमें आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ऑल राइट सर, इस प्रोग्राम का नाम तो पता ही है आपको, अंतर्मन। तो आज मैं आपसे जानूंगा आपके बचपन के बारे में। जब आप छोटे थे, यानी जब आप स्कूल में थे, तो आपके अंतर्मन में ऐसा क्या चलता था और आप क्या सोच रहे थे तब? मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, लेकिन जब मैं छोटा था तब घर में गरीबी इतनी थी, स्कूल जाते समय हमें पाँव में जूता तक नहीं रहता और 5 किलोमीटर दूर पैदल चल के हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है। लेकिन वो उम्र ही ऐसी होती है, वहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें होती है। शिक्षक पूछते हैं आपको क्या होना चाहिए, बड़ा होकर क्या बनेगा, लेकिन वो सिर्फ पूछने की बात ही होती है, तब पता ही नहीं चलता है। मुझे कभी नहीं लगा मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा। लेकिन हमारे घर में जो संस्कृति थी, जो मानसिकता थी, उससे हमने एक ही बात सिखाया कि अगर कितना ही बड़ा हो जाए तो इंसानियत मत भूलना, अच्छा इंसान बनो, यही बड़पन है। और उससे पढ़ाई कर ली, होशियार था, पढ़ाई अच्छा करता था, स्कॉलरशिप मिलती थी। और मिलते मिलते ऐसा हो गया कि बाद में मैं यानी फर्स्ट क्लास में आता रहा। बाद में मुझे पेंटिंग करना था। मैं जब स्कूल में था बहुत बड़ी पेंटिंग करता था, तो किसी शिक्षक ने मुझे नहीं बताया कि आप इस फील्ड में चले जाओ। अगर उस समय उन्होंने बताया होता तो मैं आज आर्टिस्ट बन जाता था, पेंटर बन जाता था। लेकिन जब मेरी मैट्रिक हो गई उस समय, तब मैं गया भी आर्ट कॉलेज में चला गया। वहाँ के प्रिंसिपल हमारे जाने पहचाने वाले, क्योंकि मैं कविताएं करता था उस समय, तो उन्होंने कहा, लक्ष्मण पै नाम का बहुत बड़ा इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, उन्होंने कहा ये फुल टाइम जॉब है, आप नौकरी करके पेंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो आपको आपका फील्ड बदलना पड़ेगा। तो मैंने ओके, तो क्या करूं, दूसरा कोई नहीं था, फिर भी कुछ करना है, इसलिए आर्ट कॉलेज में चला गया। आर्ट्स को मैंने बीए कर दिया, उसके बाद 2 बार एमए कर दिया। और ये करते करते मुझ में जो कला थी, जो पेंटिंग चित्रकला जो थी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया शब्दों में। तो मैं शब्दों में चित्र निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि आप रविंद्रनाथ टैगोर को जानते ही हैं, क्योंकि वो कला ऐसी होती है कि जब आप एक्सप्रेस एक माध्यम से नहीं हो पाते तो माध्यम बदलते हैं। कवि रविंद्रनाथ टैगोर बाद में चित्रकार बन गया, उसके बाद संगीतकार बन गया। इस प्रकार जो आपके मन में जो कुछ अभिव्यक्ति है, वो जो आप दूसरों के सामने लाना चाहते हैं, तो उसका उचित माध्यम होना पड़ता है और माध्यम बदलना पड़ता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके अगर आइडल हैं तो वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर और विवेकानंद। अच्छा, ये दोनों आपके आइडल रहे? अच्छा, जो मैं जब 18 साल का था, जो कॉलेज में उसी समय मैं क्रांति सवार हो गई है। गोवा में हमने विद्यार्थी संगठना खड़ी कर दी और बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया। और मैं ऐसी भाषाओं से आता हूँ कि जो भाषा कल परसों के दिन सिर्फ बोली कहलाती थी, कोंकणी, और लोग गोवा के लोग भी कहते थे कि मराठी अपनी भाषा है और कोंकणी उसकी बोली है। लेकिन हमने कहा नहीं, हमारी संस्कृति अलग है, मराठी संस्कृति अलग है, हमारी भाषा अलग है, कोंकणी अलग है। और हमने लिखना शुरू कर दिया, मेरे बुजुर्ग लोग होते हैं वो लिखना शुरू कर दिया। 1975 में साहित्य अकादमी ने हमें भाषा को मान्यता दिया, राष्ट्रीय भाषा कह के, और पहला अवार्ड रविंद्र केलेकर जी को मिला। तो इस प्रकार के हम हमारे भाषा के लिए लड़ते रहे। गोवा मर्ज करना चाहते थे महाराष्ट्र में, हम उसके खिलाफ चले गए और गोवा सेपरेट रखा। आज जो गोवा है दिखाई देता है, गोवा स्टेट बन गया है, कोंकणी 8 शेड्यूल में चले गई। तो इस प्रकार के पूरे आंदोलन करते करते हम लिखते गए और लिखते रहे। और आज मेरी आइडेंटिटी जो यहाँ है दिलीप बोरकर नाम से, वो सिर्फ मेरी भाषा के कारण है। सर, कोंकणी में कोई गाना या कोई गीत हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाइए, सुनाइए। वो कोंकणी का फोकलोर जो है वो बहुत बढ़िया है। जो आपको पता होगा कि राज कपूर ने एक लिया था,
जो बॉबी नाम के फिल्म में वो कहा क्या है अमिताभ बच्चन जैसे कुछ गुनगुनाइए अच्छा, हमारे दर्शकों उसकी के लिए। जो है, उसका ये है जो जो ये भी फोक सॉन्ग है वो यहाँ है आऊं साहिबा पुल तडवेता दामूला लगनक वेता मक साहिबा वाट कोरोना ये भी वो उन्होंने ये भी धुन बनाई है। ना मांगो सोना चांदी, वो क्या ना है? मांगो हीरा मोती, ना मांगे वो लिया है अच्छा, यही ना? गे 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 साहिबा मकना कगो मकना कगो श्रीदेवी का भी एक गाना था वो भी किया है। तो इस प्रकार के लोक संगीत है। कल गुलजार जी से मैं बात कर रहा था, गुलजार जी ने पूरा संगीत वो लोक संगीत से लिया है, उसका चप्पे चप्पा हो क्या सब कुछ। तो ये जो है उसमें बहुत ताकत होती है। हाँ? और मेरा एक गाना बहुत जिसका फिल्म भी बनाया गया है वैसा है कि वो भी बहुत, जब मैं 18-20 साल का था उस समय वो मेरी कविता थी, कोंकणी में थी। कोणाचे तरी मेहतीये पावलार मन म्हजे रंगला रेवेतल्या पावला खुणार चित्त खोल रोमला कोणाचे तरी मेहतीये पावलार। इस प्रकार की जो है ना, जो थोड़ा उसका फोक रिदम है और वो बहुत आसान होता है। कुछ 20 साल पहले की बात है, दिल्ली की है। मैं जब दिल्ली में मैं अवार्ड लेने का आया था वो आकाशवाणी का, तो यहाँ जब दिल्ली में आता था तो वहाँ मेरी दो यानी जिसे कहता है प्रेरणा थी। एक बाबूजी हरिवंश राय बच्चन थे और दूसरे अमृता प्रीतम जी, उनके घर जाया करता था मैं। अमृता प्रीतम के घर तो मैं चला ही जाता था, लेकिन एक बार मैं बाबूजी को मिलने के गया यहाँ त्रिमूर्ति रोड पर, सोपान उनका बंगला था। तो बहुत भीड़ थी और भीड़, मुझे लगा बाबूजी को कुछ हो गया, लेकिन उस समय अमिताभ जी आए थे और बाबूजी को मैंने गुलमोहर पार्क से आते हुए देखा, आते हुए देख लिया तो चला गया। अरे बाबूजी भीड़ क्या है? हाँ बाबूजी, मैंने बोला कि ये भीड़ क्यों है? बोला बहुत बड़े एक्टर आए हैं हमारे घर में। हाँ, तो मुझे पता चला अमिताभ जी आए हैं और चला। उसके बाद भीड़ कम हो गई, घर में गए हैं तो अमिताभ जी भी ने बाबूजी का गीत सुनाया था, वह बाबूजी का। एक बात हमें जरूर मन में ढानी है कि अगर हम सही तरह से जीना चाहते हो तो हमें साहित्य के कला के साथ लगाव होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में साहित्य नहीं है, कला नहीं है, तो हम असली जीवन जी ही नहीं पाते हैं। और मैं सब दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी जो होती है वो सिर्फ पेट भरने से और मज़ा करने से नहीं होती है। आध्यात्मिक तरफ मैं नहीं बोलता हूँ जाओ, लेकिन आप क्यों जीते हैं, आपको जन्म क्यों मिला है, इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। और हंसते खेलते ये जो ज़िंदगी है गुजरनी चाहिए। तभी क्या होता है कि जीने की मज़ा आती है और अच्छी जीने का एक आनंद मिलता है। और यही आनंद लेना ही हमारी ज़िंदगी है और पल पल जीना है। क्या बात है। तो सर ऐसे ही और भी बहुत सारी बातें हम आपसे करेंगे अगले एपिसोड में। तो जैसा कि हमने जाना कि आप में बहुत सारी कलाएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कल्पनाएं हैं, तो आपकी कोई ऐसी एक कल्पना जिसे कहते हैं ना महबूबा, अगर महबूबा की बात चली है कि हर आदमी की एक महबूबा होती है और महबूबा होना भी यकीनन है, क्योंकि जब मेल है तो फीमेल भी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो नेचर है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या लगता है कि आपकी जो पार्टनर है वो मतलब क्या उस तरह की कल्पना है जो आपने सोची थी, या कुछ और आपके दिमाग में ऐसा रहता है? जो औरत जो होती है मेरे नज़र से सखी होना चाहिए, लेकिन दुर्दशा क्या हुआ है, हम शादी करके औरत घर में लाते हैं और उसके बाद उसे नौकरानी बना देते हैं। लेकिन ये नाता जो है सही नाता नहीं होता है। लेकिन कृष्ण और राधा का जो सखा सखी ये जो नाता होता है ना, वो अपने बीवी के साथ भी होना है। अगर आपकी सखी अगर अच्छी हो तो आप बहुत क्रिएटिव बन सकते हैं। अगर वो सखी नहीं बन पाई तो क्या होता है, वो सिर्फ बीवी बन के घर में रहती है और वो अपना काम करती है और हमारे जैसे कुछ क्रिएटिव कर भी नहीं पाती है। तो सखी होना
बहुत है। और एक बात सुनिए, मेरी सखी वसुंधरा नाम की एक नोवेल भी है, उसमें मैंने सखी वसुंधरा जो है वो धरती के रूप में चित्रित कर दी है। और सखी जो है ना वो धरती की तरह होना चाहिए। जीवन में सखी बहुत महत्वपूर्ण काम रोल करती है और सखी चाहिए, बीबी नहीं। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सुन लिया आपने कि अगर आप पति और पत्नी हैं तो एक महबूबा की तरह, एक प्रेमी और प्रेमिका की तरह अपने साथ रहें, आप एक साथ रहें और लाइफ को एंजॉय करें। ये ना समझें कि आप पति पत्नी ही हैं, आप एक महबूबा, एक महबूब भी हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस प्रोग्राम में आपसे लेते हैं इजाज़त। मिलेंगे फिर किसी मोड पर। हैव ए वंडरफुल डे, टेक केयर एंड वंडरफुल डे। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक सर। नमस्ते, बाय। नमस्ते, नमस्ते।